जीएस मित्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉप 10 सीरीज चल रही है और टॉप 10 सीरीज में हिस्ट्री के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत काल टॉप 10 3। इसके पहले सल्तनत काल टॉप 10 1 और सल्तनत काल टॉप 10 2 के वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। भारत के बाहर तो व्यवस्था चलन में थी, किंतु भारत के अंदर इस व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रारंभ किया इल्तुतमिश ने। और जब तुर्क भारत में आए और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो इल्तुतमिश ने इसे अपने प्रशासन की मजबूती के लिए इसका उपयोग किया। एकता व्यवस्था क्या थी, चलिए इसको समझते हैं। एकता व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के किसी खंड को सैनिक अधिकारी को दे दिया जाता था और वह इसके लगान का उपयोग कर सकता था, किंतु वह इसका मालिक नहीं होता था और यह व्यवस्था ट्रांसफरेबल थी। वास्तव में एकता व्यवस्था का प्रयोग द्वारा सुल्तान ने अपने सामान्य प्रशासन, सैनिक प्रशासन और भू राजस्व प्रशासन का संगठन किया था। इस संदर्भ में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। अगला प्रश्न लेते हैं। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने सर्वप्रथम की थी? सल्तनत काल में दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना सर्वप्रथम गयासुद्दीन बलबन ने की थी और इसका हेड उसने इमाद उल मुल्क नामक व्यक्ति को बनाया था। इमाद उल मुल्क को। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी बलबन को? वास्तव में यह जो समय है बलबन का और बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी का, इस समय भारत पर उत्तर पश्चिमी सीमा से मंगोल आक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा था और कई मंगोल आक्रमण हुए भी थे। इसलिए एक मजबूत सेना रखने की आवश्यकता महसूस की गई और इसीलिए बलबन में दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। और आगे चल के हम देखेंगे कि अलाउद्दीन ने भी केंद्र में एक स्थायी सेना रखने के लिए बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था अपनाई थी और इसका कारण भी था मंगोल आक्रमण से प्रतिरोध करना। तो दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण व्यवस्था या मूल्य नियंत्रण पद्धति को किसने लागू किया था? इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। हमने अभी जैसा कि डिस्कस किया, मंगोल आक्रमण से लगातार सामना करने के लिए केंद्र में एक स्थायी शासन सेना रखने की आवश्यकता महसूस की गई और अलाउद्दीन खिलजी ने उस सेना के रखरखाव में कम से कम खर्च करना पड़े इसकी व्यवस्था की और इस व्यवस्था के अंतर्गत उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था अपनाई, जिसमें वस्तुओं के मूल्य को निश्चित कर दिया गया और उनकी दरें काफी कम रखी गई और इसकी जानकारी हमें बरनी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की 5 मुख्य योजनाएं क्या थीं? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक एक बेहद पढ़ा लिखा शिक्षित शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, किंतु वह अपने फैसले जल्दीबाजी में लेता था। उसे अव्यावहारिक माना जाता है और इसी जल्दीबाजी में उसने कई ऐसी मुख्य अपनी योजनाएं बनाई जो थी तो बहुत ही अच्छी, किंतु वो अव्यावहारिकता के कारण असफल सिद्ध हुई। उन्हीं में से मुख्य हैं दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल अभियान। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर किसने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई? दोस्तों, इसका उत्तर होगा बदायूनी। यह इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि बदायूनी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इतिहासकार नहीं था। बदायूनी का समय मुगल काल में आता है और मुगल काल तुगलक वंश के काफी बाद में स्थापित हुआ। तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश, सैयद वंश के बाद आया लोदी वंश और लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो कर दी बाबर ने और मुगल साम्राज्य की नींव भारत में डाली। हाँ, बदायूनी की एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। उसका नाम है मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख, यह बदायूनी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने हेतु प्रसिद्ध है? भारत में सबसे बड़े कैनाल सिस्टम्स का यानी नहरों के जाल का निर्माण करने के लिए
जो शासक जाना जाता है सल्तनत काल का, वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया, जिसमें 5 मुख्य नहरें हैं। यमुना से हिसार नगर तक, दूसरी है सतलज से घग्गर नदी तक, तीसरी है घग्गर से फिरोजाबाद तक, चौथी है मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हरियाणा के हांसी तक, और पांचवी है यमुना से फिरोजाबाद तक। इन मुख्य नहरों के निर्माण द्वारा उसने भारत में एक सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया नहरों के। और यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उसने एक सिंचाई कर भी लगाया था। जो लोग इन सारी नहरों के जल का उपयोग जो किसान करते थे, उन्हें अपने आय का 1/10 भाग देना पड़ता था। उस कर का, सिंचाई कर का नाम था हक ए सर्ब। अगला प्रश्न हम लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? यानी किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए, सल्तनत काल में जो गैर मुसलमानों पर जो कर लगाए जाते थे, उनमें एक महत्वपूर्ण कर था जजिया। यह गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, विशेषकर हिंदुओं पर। किंतु इससे औरतें, बच्चे और ब्राह्मण बाहर थे। फिरोज शाह तुगलक ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने जजिया के अंतर्गत ब्राह्मणों को भी सम्मिलित किया था। और मुस्लिम प्रजा जजिया नहीं देती थी, इसके बदले वो जकात देती थी। अगला प्रश्न लेते हैं, किस सुल्तान के समय अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया था? इसका उत्तर होगा फिरोज तुगलक। दोस्तों, सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक प्राचीन भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट रहे हैं, और इनके 2 स्तंभ यूपी के मेरठ और हरियाणा के यमुनानगर जिले में टोपरा पड़ता है वर्तमान में। तो टोपरा और मेरठ से 2 अशोक के स्तंभ फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाए थे, और फिरोज शाह कोटला में इसको लगवाया था, टोपरा वाले को। नेक्स्ट है, तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है? तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी की रचना है तारीख मुबारक शाही। और याहिया बिन सरहिंदी जो है, ये सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के समय था। मुबारक शाह ने इसको संरक्षण दिया था, और मुबारक शाह का समय है 1421 से 1434। ये सैयद वंश का शासक था मुबारक शाह, जिसने याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना होती है, और सैयद के बाद लोदी की। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। और आज का टॉप 10 का आखिरी प्रश्न है, भारत का कौन सा सुल्तान युद्ध स्थल पर मारा गया था? इसका उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में इब्राहिम लोदी ही एकमात्र ऐसा सुल्तान मिलता है जो युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते मारा गया था। पानीपत के युद्ध में अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर से लड़ाई करते वक्त यह युद्ध स्थल पर ही मारा गया था। और कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर मारा गया हो दिल्ली सल्तनत का, ऐसा हमें प्रमाण नहीं मिलता है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब